नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पर जहां हम पॉलिटी की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ रही होगी। लेकिन एक उम्मीद आपसे और है कि आप लगातार इस सेशन को देख रहे होंगे। वह जो भी बातें हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, उन सभी बातों को आप समझ रहे होंगे। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं और जो जो मुद्दे हैं उनका समाधान करेंगे और एक एक टॉपिक को पढ़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो जैसे हम कल के लेक्चर में हमने स्वतंत्रता के बारे में पढ़ा, आज ये हमारा चौथा लेक्चर है पॉलिटी का। आज जो है वो सामाजिक न्याय, ये हमारे आज चैप्टर का नाम है। तो सामाजिक न्याय क्या होता है, इसमें क्या क्या मतलब महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं जिनके थ्रू हम सामाजिक न्याय के बारे में जान सकते हैं, वो हम आज पढ़ेंगे। तो जैसे आज के टॉपिक में हम जहाँ देखेंगे कि इसका जो डिस्क्राइब किया गया है वो किस हिसाब से किया गया है, ये मैंने आपको एनसीईआरटी से लिया है। जैसे इसमें लिखा गया है कि प्रेम के बहुत से रंग होते हैं और उनकी व्याख्या कर पाना आसान नहीं होता है। फिर भी हम अपनी अंतर्दृष्टि से यह समझ लेते हैं कि प्रेम का क्या मतलब है। उसी प्रकार न्याय के बारे में भी हमारी एक सहज अनुभूत समझ होती है। हालांकि हम ठीक ठीक परिभाषा नहीं देख सके, इस मायने में न्याय भी बहुत हद तक प्रेम जैसा है। इसके अतिरिक्त प्रेम और न्याय दोनों अपने समर्थकों में भावप्रवण अनुक्रियाएं पैदा करते हैं। और जैसे को वैसे ही न्याय को भी कोई बुरा नहीं कहता है। प्रत्येक इंसान अपने लिए कुछ हद तक बाकियों के लिए भी न्याय करता है, लेकिन प्रेम और न्याय में एक अंतर भी है। प्रेम उन लोगों से रिश्तों का एक पहलू है जिनसे हम अच्छी तरह जानते हैं, जबकि न्याय का सरोकार समाज में हमारे सार्वजनिक जीवन को व्यवस्थित करने और नियमों तरीकों से होता है, जिनके द्वारा हम समाज के विभिन्न सदस्यों के बीच सामाजिक लाभ और सामाजिक कर्तव्यों का बंटवारा कर सकते हैं। इस अध्याय को पढ़ने के बाद हम निम्न मुद्दों को समझ पाएंगे। जैसे इसमें क्या लिखा है कि हम न्याय के उन सिद्धांतों को पहचान सकेंगे जो अलग अलग समाजों में अलग अलग समय के सामने रखे गए। हम समझ पाएंगे कि वितरणात्मक न्याय क्या होता है, जो न्याय हर जगह वितरित होता है उससे क्या होता है। और हम राल्स के इस तर्क को भी चर्चा करेंगे कि निष्पक्ष न्यायपरक समाज में सभी सदस्यों के हितों में होता है। इससे तार्किक आधार पर सिद्ध किया जा सकता है। तो चलिए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। तो हम देखेंगे कि न्याय के बारे में जो यहाँ बताया गया है, तो प्राचीन काल से भारत व चीन के विद्वानों ने न्याय की व्याख्या के अनुसार क्या किया था, अपनी व्यवस्था के अनुसार की थी, है ना। न्याय की जो व्याख्या की गई थी वो अपनी व्यवस्था के अनुसार की गई, जैसे उनकी व्यवस्था है उसके हिसाब से उन्होंने न्याय को परिवर्तित किया, बनाया। यूनान के दार्शनिक जो प्लेटो थे, उन्होंने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में न्याय के सिद्धांत पर अपने विचार दिए थे। मतलब भारत और चीन के विद्वानों ने अपनी एक अलग व्याख्या दी थी, और यूनानिक जो दार्शनिक थे प्लेटो ने, उन्होंने अपनी पुस्तक में रिपब्लिक में न्याय के सिद्धांत के बारे में अपने विचार दिए थे। तो हम यहाँ देखेंगे न्याय की मुख्यतः परिभाषा क्या है। तो न्याय अंग्रेजी शब्द के जस्टिस लेटिन भाषा से निकला है ना। जो न्याय है वो अंग्रेजी शब्द का जो जस्टिस है उसके लेटिन भाषा से निकला है, जिसका अर्थ क्या होता है, बंधन या बांधना। इंग्लिश में क्या कहेंगे, बॉन्ड और टाई। अर्थात न्याय समाज में व्यक्ति को बांधने की व्यवस्था है। मतलब अगर हम जो न्याय करते हैं उसके तहत वो क्या व्यक्ति क्या होता है, वो समाज में बंध जाता है। वो समाज के न्याय में, अगर व्यक्ति सामाजिक है तो वह समाज के न्याय में बंध के रहता है। तो न्याय का ये मूल अर्थ होता है। आज न्याय का अर्थ जो भी हो उचित है, लेकिन किसी समाज में जैसा कि व्यक्तिगत व सामाजिक हितों में सामंजस्य उत्पन्न करता हो, निष्पक्ष, स्वार्थहीन और तथा तर्क संगत है। मतलब क्या होता है, न्याय का अर्थ जो है उचित होगा, किसी भी समाज में जो उचित हो, जो व्यक्तिगत व सामाजिक हितों में सामंजस्य उत्पन्न करे, और जो निष्पक्ष हो, स्वार्थहीन हो और तर्क संगत हो, उसको हम न्याय समझते हैं। तो न्याय का संबंध हमारे जीवन व सार्वजनिक जीवन में जुड़े नियमों से होता है। मतलब हम अपने जीवन जीने को जो तरीके में जो नियम यूज करते हैं, सार्वजनिक जीवन में समाज में जो नियम होते हैं, उन जुड़े नियमों से होता है न्याय का संबंध, जिसके द्वारा सामाजिक लाभ कर्तव्यों का बंटवारा भी किया जाता है। प्राचीन भारतीय समाज में न्याय धर्म के साथ जुड़ा था, जिसकी स्थापना राजा का परम कर्तव्य था। मतलब एक राजा जो कहीं शासन करता है ना, अपने हिसाब से प्रजा का पालन पोषण करता है, तो प्राचीन समय में जो क्या था वो धर्म के हिसाब से न्याय करता था। तो न्याय जो था वो धर्म के हिसाब से जुड़ा था। चीनी दर्शी कन्फ्यूशियस के अनुसार क्या था, गलत करने वालों को दंडित व भले लोगों को पुरस्कृत करके न्याय की स्थापना की जानी चाहिए। तो न्याय का उन्होंने स्थापना का जो महत्वपूर्ण उद्देश्य बताया था, जो समाज के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से जो गलत करता है उसको दंडित करना और भले लोगों को पुरस्कृत करके न्याय की स्थापना की जानी चाहिए। प्लेटो ने अपनी पुस्तक द रिपब्लिक में न्याय की चर्चा की, जैसा कि पहले हमने भी बताया था। जो यूनान के दार्शनिक थे उन्होंने अपनी पुस्तक द रिपब्लिक में न्याय के सिद्धांत पर अपने विचार दिए हैं। सुकरात के अनुसार यदि सभी अन्यायी हो जाएंगे तो कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। उनके कहने का मतलब यह था कि समाज में न्याय होना चाहिए, जिससे क्या रहे कि लोग न्याय के ढांचे में
चल सके और न्याय के विरुद्ध न जा सके। अगर सभी अन्यायी हो जाएंगे तो कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। जैसे हम यहाँ देखेंगे कि साधारण शब्दों में हर व्यक्ति को उसका वाजिब हिस्सा देना ही न्याय है। मतलब जिसका जितने का वो हकदार है, वो समाज में रहने वाला व्यक्ति जितने का वो हकदार है, उसका उतना हिस्सा देना, उसका उतना सम्मान देना, वही न्याय होता है। जर्मन दार्शनिक इमैनुअल के अनुसार क्या होता है, जो जर्मनिक दार्शनिक थे, इमैनुअल के अनुसार हर व्यक्ति का प्राप्य उसकी प्रतिभा या विकास के लिए अवसरों की प्राप्ति होती है। मतलब उनके अनुसार क्या होता है कि जितना उस व्यक्ति की प्रतिभा है, उसका विकास के लिए जितने अवसर की प्राप्ति है, वही उसके लिए न्याय होता है। सामाजिक न्याय की स्थापना के 3 सिद्धांत दिए गए हैं, इसको हम चर्चा करेंगे कि समाज में लोगों के जो सिद्धांत है उसके जो सिद्धांत है वो कितने प्रकार से होते हैं। तो पहला क्या दिया है, समाज में लोगों के प्रति समान बर्ताव। मतलब जितने भी सभी के लिए समान अधिकार व भेदभाव की मनाही है। नागरिकों को उनके वर्ग, जाति, नस्ल या लिंग के आधार पर नहीं, बल्कि उनके काम या कर के लाभों के आधार पर जांचा जाना चाहिए। अगर भिन्न जातियों के 2 व्यक्ति एक ही काम कर रहे हो, तुम्हें समान पारिश्रमिक दिया जाना चाहिए। जैसे वर्तमान समय में आप देखेंगे, मतलब अभी तो अब ठीक है, पहले क्या रहता था कि स्त्रियां पुरुष बराबर काम करते थे, लेकिन पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों को कम आमदनी दी जाती थी। तो जो सामाजिक न्याय की स्थापना का अगर आप करना चाहते हैं, तो समान लोगों के प्रति समान बर्ताव करना, जितना जिसके लिए अधिकार है, जितना उसका कर्तव्य है, उस कर्तव्य की पूर्ति उसके कार्य के करने के हिसाब से ही उसको जांचा परखा जाना चाहिए। उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। दूसरा क्या है, समानुपातिक न्याय। समानुपातिक न्याय का तात्पर्य ऐसा है, तो कुछ ऐसी परिस्थितियां भी हो सकती हैं जहां समान बर्ताव अन्याय जैसा होगा। जैसे परीक्षा में बैठने वाले सभी छात्रों को एक जैसे अंक दिए जाए, यह न्याय नहीं हो सकता। अतः मेहनत और कौशल व संभावित खतरे आदि को ध्यान में रखकर अलग अलग पारिश्रमिक दिया जाना भी न्याय संगत होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे कि अगर कोई विकलांग व्यक्ति है और कोई सामान्य व्यक्ति है, अगर इनमें आप अगर दोनों में समान बर्ताव करेंगे तो विकलांग व्यक्ति के साथ आपका गलत बर्ताव होगा, क्योंकि विकलांग व्यक्ति है उसको थोड़ा अलग से केयर करने की जरूरत है। अगर वो किसी परीक्षा में बैठ रहा है तो उसे आप आरक्षण दे सकते हैं, जिससे क्या रहता है कि वो कम में भी अपनी जो पूर्ति होती है वो कर सकता है। जबकि सामान्य क्या होता है, सामान्य व्यक्ति अपने हिसाब से सामान्य होता है, उसको उतनी दिक्कत नहीं जा सकती है। तो इस तरह से भी आप समानुपातिक न्याय करके भी सामाजिक न्याय के सिद्धांत का पालन कर सकते हैं। और तीसरा जो क्या होता है, विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल। इसका तात्पर्य क्या है कि जब कर्तव्यों व पारिश्रमिक का निर्धारण किया जाए तो लोगों को विशेष जरूरतों का ख्याल रखा जाना चाहिए। जो लोग कुछ महत्वपूर्ण संदर्भों में समान नहीं है, उनके साथ भिन्न ढंग से बर्ताव करके उनका ख्याल किया जाना चाहिए। जैसे कोई विकलांग है, स्त्री हो गई, और कोई जो हर तरफ से पिछड़ा हुआ है, उनको क्या रहेगा, उनको विशेष जरूरतों का सम्मान देकर, उनको समाज में बराबरी देकर, उनका ख्याल करके भी आप सामाजिक न्याय के सिद्धांत का पालन कर सकते हैं। अब न्यायपूर्ण बंटवारा देखेंगे कि न्यायपूर्ण बंटवारा क्या होता है ना। सामाजिक न्याय का अर्थ क्या होता है, जैसे सामाजिक न्याय का अर्थ आप लगा सकते हैं कि वस्तुओं और सेवाओं के न्यायपूर्ण वितरण से है। अगर आप समाज में न्याय करना चाहते हैं तो जो वस्तु हो गई उनका और सेवाएं हो गई, उन्हें सभी व्यक्तियों में आप न्यायपूर्ण वितरण करें, है ना। तो यह वितरण समाज के विभिन्न समूहों और व्यक्तियों के बीच होता है, तभी नागरिक को ताकि नागरिक को जीने का समान धरातल मिल सके। जैसे कि भारत में छुआछूत प्रथा का उन्मूलन हुआ, है ना, आरक्षण की व्यवस्था की गई, तथा कुछ राज्य सरकारें द्वारा उठाए गए भूमि सुधार जैसे कदम, ये क्या होता है कि न्यायपूर्ण का तर्क संगत बंटवारा हुआ। मतलब जो जितने का हकदार है उसको उतना देकर और उसको समाज के बराबरी में लाना ही न्यायपूर्ण बंटवारा होता है। अब हम यह देखेंगे कि जैसे हमारा जो मेन टॉपिक था, रॉल्स का न्याय सिद्धांत, जो ये दार्शनिक है, इनके हिसाब से न्याय का सिद्धांत क्या हो सकता है। तो अज्ञानता के आवरण द्वारा जो रॉल्स ने न्याय का सिद्धांत का प्रतिपादन किया, यदि व्यक्ति किसी को यह अनुमान ना हो कि किसी समाज में उसकी क्या स्थिति होगी, उसे समाज को संगठित करने का कार्य तथा नीति निर्धारण करने को दिया जाए, तो वह अवश्य ऐसी सर्वश्रेष्ठ नीति बनाएगा जिससे समाज के प्रत्येक वर्ग को सुविधाएं दी जा सके। तो रॉल्स के अनुसार क्या होता है, यदि व्यक्ति को अनुमान न हो कि उसकी समाज में क्या स्थिति है और वह समाज में कैसे कार्य कर सकता है, तो अगर उसको समाज को संगठित करने का कार्य दिया जाए तो वह ऐसी सर्वश्रेष्ठ नीति बनाएगा जिससे समाज के प्रत्येक व्यक्ति को सुविधाएं दी जा सके और उनको विभिन्न मतलब न्यायपूर्ण उन पर बंटवारा हो सके, उनकी नीति निर्धारण हो सके। ये रॉल्स का नियम कहता है।
सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए अमीर गरीब के दरमियान गहरी खाई को कम करना, समाज के सभी लोगों के लिए जीवन की न्यूनतम बुनियादी स्थितियां, आवास, शुद्ध पेयजल, न्यूनतम मजदूरी, शिक्षा व भोजन मुहैया कराना आवश्यक है। तो रॉल्स के न्याय सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि अगर आप अमीर गरीब के बीच अगर उनपे जो खाई है उनको आप दूर करें, सभी को आवास की सुविधा उपलब्ध कराएं, शुद्ध पेयजल दें, न्यूनतम मजदूरी दें, शिक्षा व भोजन अगर सुविधा उपलब्ध कराते हैं, तो यह एक तरह से आपका न्याय का सिद्धांत है। समाज में न्याय का सिद्धांत आप प्रतिपादित कर रहे हैं। मुक्त बाजार बनाम राज्य का हस्तक्षेप। इसमें हम देखेंगे कि जो मुक्त बाजार होता है, मतलब जिसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, और जो राज्य का हस्तक्षेप होता है, उसमें क्या क्या अंतर है और कैसे है। तो मुक्त बाजार क्या होता है कि मुक्त बाजार खुली प्रतियोगिता द्वारा योग्य व सक्षम व्यक्तियों का सीधा फायदा पहुंचाने व राज्य के हस्तक्षेप के विरोधी है। मतलब मुक्त बाजार में क्या होता है कि उसमें जो योग्य हो गया और जो सक्षम हो गया, ताकतवर हो गया, ये मुक्त बाजार प्रणाली उसको सीधा लाभ पहुंचाती है। लेकिन जो इसमें क्या है कि राज्य के हस्तक्षेप का विरोध करते हैं, अगर क्योंकि राज्य हस्तक्षेप करेगा तो सबको बराबर बंटवारे का भी वो न्याय देगा। तो जो क्या है कि ऐसे लोग जो होते हैं मुक्त बाजार वाले, मतलब समर्थन वाले, वो राज्य के हस्तक्षेप का विरोध करते हैं। ऐसे में यह बहस तेज हो जाती है कि अगर क्या अक्षम और सुविधा विहीन वर्गों की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए, क्योंकि मुक्त बाजार में क्या होता है कि वो प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। मुक्त बाजार का ऐसा नियम होता है कि उसमें जो सक्षम होगा, जो ताकतवर होगा और जो योग्य व्यक्ति होगा, उन्हीं को वो फायदा पहुंचा सकता है। और लेकिन अगर सरकार जिम्मेदारी लेगी तो ऐसे बाजार में क्या होता है कि जो सक्षम है, जो सुविधा विहीन है, ऐसे लोगों को मुक्त बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं हो पाती है। इस कारण से राज्य सरकार भी जिम्मेदारी लेती है कि राज्य सरकार का बाजार में हस्तक्षेप उचित है कि नहीं। अब भारत में क्या देखेंगे कि सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए उठाए गए नियम, मतलब भारत में जो सामाजिक न्याय का सिद्धांत अपनाया गया, समाज में जो न्याय की स्थापना की गई लोगों के बेहतर विकास के लिए, उसमें क्या क्या कदम उठाएंगे। जैसे हम देखेंगे कि निःशुल्क व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा का तात्पर्य जैसे वर्तमान समय में आप देखेंगे कि मिड डे मील है ना, मतलब सरकारी स्कूलों में दोपहर का मुफ्त भोजन दिया जाता है, और जो बच्चों की पढ़ाई होती है 1 से 14 वर्ष की पढ़ाई, वो निःशुल्क दी जा रही है, सरकारी स्कूलों में हो गई चाहे किसी भी स्कूल में हो जाए। तो उनमें जो निःशुल्क व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा दी गई, ये समाज के न्याय को, एक तरह से समाज को आप संगठित करने का कार्य कर रहे हैं, जिससे क्या होता है जो समाज है वो शैक्षिक स्तर पर शैक्षिक स्तर में उच्च तरीके से पहुंच सकेगा। पंचवर्षीय योजनाएं जो होती हैं, है ना, अब वर्तमान समय में बल्कि पंचवर्षीय योजनाओं को खत्म करके आपका नीति आयोग द्वारा गठित किया गया है, जो क्या करता है कि ऐसी योजनाएं तय करता है जो समाज के वर्गों के हितों के लिए होता है और समाज के विकास के लिए होता है। तो इस तरह पंचवर्षीय योजनाएं क्या होती हैं कि समाज में जो होता है, समाज की वृद्धि एवं विकास में सहायक होता है। अंत्योदय योजनाएं हो गई, अन्न धन योजनाएं हो गई, और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति ग्रामीण योजना, विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं होती हैं वो समाज में वंचित वर्ग के लिए और ऐसे लोगों के लिए जो पिछड़े हुए हैं उनको ऊपर उठाने के लिए, उनमें समान न्याय वितरित करने के लिए ये जो होता है सुविधाएं दी जाती हैं। वंचित वर्गों को आर्थिक सामाजिक सुरक्षा। इसका तात्पर्य क्या होता है कि जो समाज में वंचित वर्ग, जिन सुविधा विहीन लोग होते हैं, अक्षम लोग होते हैं, उनको आर्थिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना आपको समाज में न्याय की स्थापना, भारतीय समाज में न्याय की स्थापना का महत्वपूर्ण कदम था। ऐसे में क्या होता है कि जैसे कुछ लोग होते हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, सुविधा विहीन होते हैं, वंचित वर्ग के होते हैं, उनको आप अगर आर्थिक सामाजिक सुविधा पर सुरक्षा प्रदान करेंगे, उनको समाज में जीने का बेहतर मौका देंगे, तो ऐसे में क्या होता है कि समाज जो होता है एक बेहतरी की ओर निर्मित होता है और बेहतरी की ओर आगे बढ़ता है। मौलिक अधिकारों का प्रावधान, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, डीपीएसपी दी गई है, इनके द्वारा क्या होता है, जैसे ये राजकीय नीति निर्देशक तत्व में प्रयास, तो ये क्या होता है कि समाज में वंचित वर्गों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदम होते हैं। इससे क्या होता है कि इन अधिकारों को लोग हक से ले सकते हैं। इसके लिए जैसे मौलिक अधिकार के लिए लोग आप अदालत में जा सकते हैं अपनी सुविधा को बढ़ाने के लिए, अपने विभिन्न प्रकार के जो कार्यकलाप हो गए उन पे कमी के लिए, वो कहाँ जा सकते हैं, न्यायालय जा सकते हैं। तो ये जो होता है कि भारतीय समाज में न्याय की स्थापना के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदम हो गए। अब न्याय के हम तत्व देखेंगे कि न्याय के तत्व कितने प्रकार के होते हैं। जैसे कि इसमें बताया गया है कि न्याय के तत्व क्या है, सत्य है, स्वतंत्रता हो गई, समानता हो गई, प्राकृतिक अनिवार्यताएं। इसमें हम देखेंगे कि न्याय के तत्व में क्या होता है, सत्य। अगर आप सत्य के पक्ष की ओर रहेंगे तो आप तरीके से न्याय कर सकेंगे, बिना भेदभाव के आप न्याय कर सकेंगे। क्योंकि अगर आप असत्य का सहारा लेंगे तो कभी कभी क्या होता है कि आप अपने मतलब किसी करीबी को लाभ पहुंचाने के लिए आप असत्य का सहारा लेंगे, तो यह न्याय के तत्व में एक तरह से छेड़खानी होगी, सामाजिक न्याय को आप उस तरह प्रदर्शित
नहीं कर पाएंगे। तो सत्य के बिना आप न्याय नहीं कर सकते हैं। स्वतंत्रता मतलब किसी को निर्णय लेने में, किसी को अपने कार्य करने में जो स्वतंत्रता होती है वो न्याय का विशेष तत्व होता है। समानता, हर किसी को समान न्याय देना, है ना। उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के खिलाफ भेदभाव न करना, सभी को बराबर न्याय देना, ये जो होता है न्याय का तत्व। और प्राकृतिक अनिवार्यताएं, जो प्राकृतिक अनिवार्यताएं होती है उनको ध्यान में रखकर उनके तहत न्याय करना जो होता है एक न्याय का विभिन्न तत्व होता है। सामाजिक न्याय क्या होता है कि मनुष्य मनुष्य में भेद ना हो, मतलब इंसान इंसान मनुष्य मनुष्य में भेद ना हो। अगर अमीरी गरीबी में जो भेद होता है वो भेद ना हो। सबके व्यक्तित्व विकास के अवसर प्राप्त हो, सभी को बराबर अवसर प्राप्त हो, कानून के सामने सभी समान हो तथा वंचित वर्गों को विशेष सुविधाएं प्राप्त हो। यही एक सामाजिक न्याय का सिद्धांत होता है, यानी सामाजिक न्याय क्या होता है। तो इसके तहत कानून के सामने सभी समान हो, वंचित वर्ग हो उनको विशेष सुविधाएं प्राप्त हो, और सबके व्यक्तित्व विकास के अवसर प्राप्त हो, और मनुष्य मनुष्य में भेद न हो। तो यह सामाजिक न्याय हो गया। तो अन्याय के प्रकार हम देखेंगे, मतलब हमारा न्याय तो खत्म हो गया, अब अन्याय के प्रकार देखेंगे कि अन्याय के प्रकार क्या है। पहले देखेंगे सामाजिक अन्याय, दूसरा राजनीतिक अन्याय, कानूनी अन्याय और आर्थिक अन्याय। सामाजिक न्याय ऐसा होता है कि समाज में आप लोगों को जो सुविधाएं होती है, जो उनका हक होता है, वो हक ना देके आप वो हक मार ले। उनके तहत उनको विभिन्न सुविधाएं जो सरकार द्वारा दी जाती है, सरकार जो सुविधाएं प्रदान कर सकती है वो सुविधाएं प्रदान ना करे, इस तरह से वह सामाजिक अन्याय हो जाता है। समाज में वंचित वर्गों के खिलाफ अन्याय हो जाता है। राजनीतिक अन्याय क्या होता है कि जैसे आपको विभिन्न पार्टियों में बोलने का अधिकार होता है, विभिन्न पार्टियों में सम्मिलित होने का अधिकार होता है, राजनीतिक रूप से आप लोगों को जागृत कर सकते हैं। तो राजनीति में आपको सम्मिलित ना दिए होने दिया जाए, किसी भी वंचित वर्गों को ना बोलने दिया जाए, जो अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है, बोलने की स्वतंत्रता होती है, उसको खत्म कर दिए जाए, तो एक राजनीतिक अन्याय हो गया। कानूनी अन्याय से तात्पर्य है कि कानून का शासन होता है, कानून के तहत जो न्याय किया जाता है उसके तहत अन्याय किया जाने लगे, मतलब जिसको जो दंड मिलना चाहिए जो गलत काम करने में, उनको उस दंड के बजाय उनको वो कानून उस तरह पर लागू ना करे, उनको छोड़ दिया जाए, तो यह कानूनी अन्याय होता है। और आर्थिक अन्याय क्या होता है कि लोगों को, गरीब को और गरीब रहने दिया, उनको आगे बढ़ने का मौका न दिया जाए, ना उनको किसी प्रकार की सुविधा दी जाए, तो यह एक तरह से आर्थिक अन्याय होता है। अब हम देखेंगे आर्थिक न्याय की स्थापना के उपाय, मतलब आर्थिक न्याय को कैसे स्थापना की जा सकती है। न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति, जैसे बिजली, घर, है ना, आवास, आवास हो गया, घर आवास, और खाना भोजन की सुविधा, मतलब रोटी कपड़ा मकान, ये तीन सुविधा जो न्यूनतम आवश्यकता होती है, अगर ये आप लोगों को सुविधाएं प्रदर्शित कर दे, मतलब उनको उपलब्ध करा दे, तो यह एक तरह से आप उनके साथ आर्थिक न्याय कर रहे हैं। व्यक्ति से सामर्थ्य के अनुसार कार्य, मतलब जो जो कार्य करने के लिए सामर्थ्य है, मतलब यह अगर कुछ होते हैं जो पहलवान होते हैं, कुछ कमजोर होते हैं, कुछ विकलांग होते हैं, तो इन तीनों में जो होता है उनके अनुसार उनको कार्य दिया जाए। जो भारी भरकम कार्य हो वो पहलवान को दिया जाए, जो नॉर्मल कार्य हो उनको किसको दिया जाए, जो पतले दुबले लोग हैं। मतलब ये उदाहरण के तौर पर आपको बताया जा रहा है कि व्यक्ति की जितनी सामर्थ्य है उनके अनुसार अगर आप उनको कार्य देंगे तो वो अपने लिए पैसा भी प्राप्त कर सकेगा और आर्थिक न्याय भी उसको मिल सकेगा। समान काम का समान वेतन, जैसा कि हमने आपको बताया कि स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों अगर समान काम कर रहे हैं तो उनको पुरुष को जितना वेतन दिया जा रहा है उतना स्त्री को भी वेतन दिया जाए, इसमें किसी प्रकार का भेदभाव ना हो। राज्य का हस्तक्षेप हो, अगर राज्य का हस्तक्षेप नहीं होगा, जैसे बाजार व्यवस्था में राज्य का हस्तक्षेप नहीं हुआ, तो जो धनी वर्ग हो गए, सक्षम वर्ग हो गए, वो वंचित वर्गों को आगे बढ़ने का मौका नहीं देंगे। इसलिए राज्य का हस्तक्षेप हर चीज में जरूरी है, राज्य का हस्तक्षेप रहे। आर्थिक सुरक्षा दी जाए उनको, मतलब सरकार द्वारा ये विश्वास दिया जाए कि आपको, मतलब विभिन्न जो बुनियादी सेवाएं हैं, बुनियादी सुविधाएं हैं वो प्रदान की जाएंगी, उनमें आपको किसी तरह से हक नहीं मारा जाएगा। तो आर्थिक सुरक्षा देना भी आर्थिक न्याय की स्थापना का महत्वपूर्ण उपाय है। अब हम देखेंगे कि राजनीतिक न्याय के क्या उपाय हैं, राजनीतिक न्याय कैसे किया जा सकता है। तो लोकतांत्रिक शासन हो, जैसा वर्तमान समय में अगर आप देखेंगे कि भारत एक ऐसा देश है जहां लोकतंत्र पूरी तरह से बना हुआ है, ये लोकतांत्रिक शासन है। तो लोकतांत्रिक शासन क्या होता है, जिसमें जो सरकार का, जो लोगों का वर्चस्व होता है, लोगों का जो जो बात होती है सरकार में पहुंच सकती है सीधे तौर पर, वो अपने लोगों को सरकार में बैठाते हैं। तो लोकतांत्रिक शासन जो जनता का शासन हो गया। राजनीतिक दलों का निर्माण हो, क्योंकि आपको पता है कि एक भी महत्वपूर्ण जो मजबूत विपक्षी होता है वो देश के निर्माण में भी सहयोग दे सकता है। तो जो राजनीतिक दल हो जाएगा, अगर आप उसका निर्माण करेंगे तो आप विभिन्न राजनीतिक दल से एक तरह से आप सरकार बना सकेंगे और लोगों को विभिन्न सुविधाएं मुहैया करा सकेंगे।
स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रेस हो, मतलब जैसा कि जो प्रेस हो गया, मीडिया हो गया, वो स्वतंत्र हो, निष्पक्ष हो, मतलब वो किसी एक के पक्ष में ना बोले, दूसरे की बुराई करे, और वो स्वतंत्र हो, उस पर किसी प्रकार का कोई अंकुश ना हो, तो यह राजनीतिक न्याय की स्थापना हो सकती है। राजनीतिक अधिकार हो, सबको राजनीतिक पार्टी बनाने का अधिकार हो, राजनीति में भाग लेने का अधिकार हो, बोलने का अधिकार हो, स्वतंत्रता का अधिकार हो, तो ये न्याय होना जरूरी है। और समयांतराल चुनाव हो, मतलब एक निश्चित समय में चुनाव हो, जिससे क्या रहे कि अगर लोगों को इस सरकार से फायदा है या फिर लोगों को इस सरकार में कुछ कमियां समझ में आ रही तो उसको हटा के दूसरी सरकार लाया जा सके, तो समयांतराल चुनाव भी एक राजनीतिक न्याय स्थापना का उपाय हो सकता है। अब भारत में देखेंगे कि सामाजिक न्याय की स्थापना के क्या कदम उठाए गए हैं। तो इसमें हम पहला देखेंगे निशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, जैसा कि हमने इसके पहले ही देख चुका है कि निशुल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा हो गई, पंचवर्षीय योजनाएं हो गई, किसान सहायता हो गई, अंत्योदय योजना हो गई, और वंचित वर्गों को आर्थिक सामाजिक सुरक्षा, अगर आप इतना देंगे तो भारत में सामाजिक न्याय को बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह आज हमारा ये लेक्चर यहाँ खत्म होता है। तो आपको कैसा लगा ये मतलब टॉपिक, आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको अच्छा लग रहा है, और लोगों को भी बताएं कि यहाँ एक नई सीरीज चालू है पॉलिटी की, जिससे वो लाभान्वित हो सके। तो धन्यवाद आप सब लोगों का अभी तक बना रहने के लिए। इसी तरह बने रहिए और अपना प्यार देते रहिए।